हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB दैट इज़ फ्री डिवीजन बैच। और आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले रिमेनिंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। तो कल हमने देखा था हिमालयस एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू। टोटल 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हम लोगों ने देखे, तो उसमें से 2 कर लिए थे कल, और रिमेनिंग जो 4 हैं, कौन से 4? नॉर्दर्न प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये 4 फिजियोग्राफिक डिविजन्स आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दी नदर्न प्लेन्स, उत्तर के मैदान। तो हमने देखा था इस तरह से कि यहाँ पे आपके हिमालयास थे, और हिमालयास के नीचे ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे थे आपके नॉर्दर्न प्लेन्स। अब ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, जो ये उत्तर के मैदान हैं, ये क्रिएट कैसे होते हैं वो हम समझेंगे। तो हमें पता है कि जो हमारी रिवर्स हैं वो हिमालयास से, जो अगर मैं बात करूँ, वैसे तो हम पूरे रिवर सिस्टम को अगले लेक्चर में कवर करने वाले हैं, लेकिन रिवर सिस्टम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो हिमालयन रिवर सिस्टम और एक पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो अगर हम हिमालयन रिवर्स की अगर बात करें तो ये माउंटेन से निकलती है, ग्लेशियर से इनका सोर्स होता है, इसीलिए इनको हम पेरेनियल रिवर्स के नाम से जानते हैं। अब ये जब रिवर्स इस तरह से निकलती हैं तो हमने रिवर की 3 स्टेजेस पढ़ी थी, एक तो यूथफुल स्टेज, एक मेच्योर स्टेज और एक ओल्ड स्टेज। उसमें से सबसे पहले तो उसकी यूथफुल स्टेज आती है। क्यों? क्योंकि उसको ग्रेडियंट यानी स्लोप बहुत ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे स्लोप बहुत ज़्यादा मिलता है, तो इसीलिए क्योंकि ग्रेडियंट स्लोप बहुत ज़्यादा है, यूथफुल स्टेज में उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से, या फिर इन सिंपल आप ये समझो, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे इरोजनल एक्टिविटीज़ बहुत परफॉर्म करती है। हमने देखा था 2 तरह के लैंडफॉर्म्स होते हैं, एक तो इरोजनल और दूसरे डिपोजिशनल। तो इरोजनल कहाँ पे डोमिनेंट होंगे? हमने देखा था यूथफुल स्टेज में, यानी कि तोड़ फोड़ मचाती हुई यहाँ से रिवर निकलेगी। अब जो भी इसने तोड़ा फोड़ा है यहाँ पे, जो बड़े बड़े हम बोल सकते हैं स्टोन के पेबल्स है, बड़े बड़े जो पत्थर हैं, उनको यहाँ पे आके डिपॉजिट कर देगा। कहाँ पे आके? जहाँ पे ग्रेडियंट यानी कि स्लोप ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अभी तो ये पानी के सहारे और इस ग्रेडियंट स्लोप के सहारे नीचे आ रहे थे, ठीक है, भागते हुए। लेकिन जैसे ही ये प्लेन पे आएंगे, यानी कि जैसे इनको ग्रेडियंट नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा मास है इनका कि आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते हैं सिर्फ स्पीड ऑफ रिवर के सहारे, तो इसलिए यहीं पे रुक जाएंगे। इसी पर्टिकुलर बेल्ट को हम पूरा बोल देते हैं भाबर बेल्ट, और जहाँ पे बिग स्टोन पेबल्स सीन है, मतलब यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। स्ट्रीम्स ऑफ रिवर डिसअपियर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये बड़े बड़े पत्थर हैं, इनके बीच में जो नदी है वो गुम हो जाएगी कहीं, मतलब ऐसा लगेगा कि भाई दिखेगी नहीं, तो इसलिए ऐसा लगेगा कि वो गुम हो गई। तो स्ट्रीम्स ऑफ रिवर डिसअपियर है इन विच बेल्ट? भाबर बेल्ट। अब आगे क्या होगा? अब आगे पानी तो जाएगा, लेकिन ये पत्थर नहीं जाएंगे। तो क्योंकि सिर्फ पानी पानी जाएगा, तो ये, और क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी जाएगा, क्योंकि जो भी पानी आ रहा है यहीं से आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा पानी भी यहीं पे आपको देखने को मिलेगा, है ना। अभी उतना ज़्यादा पर्कुलेट भी नहीं किया होगा ग्राउंड वाटर में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं मार्शी कंडीशंस क्रिएट हो जाएंगी। मार्शी कंडीशंस इन द सेंस कि दलदली क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि और यहाँ पे स्ट्रीम्स ऑफ रिवर विल रीअपियर, मतलब फिर से देखने मिल जाएंगे, क्योंकि पत्थर तो वहीं रुक गए ना, तो इसलिए फिर से देखने को मिल जाएंगे। विदाउट प्रॉपरली डिमार्केटेड चैनल, यानी कि इसमें डिमार्केटेड चैनल नहीं होता कि भाई यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, कभी बढ़ जाए कभी कम हो जाए, तो प्रॉपरली डिमार्केटेड चैनल नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्रॉपरली हमें कोई फिक्स्ड बाउंड्रीज इसको देखने को नहीं मिलती हैं। यहाँ पे लश ग्रीन वेजिटेशन जो है क्या करेगा? प्रोलिफरेट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्शी कंडीशन है, बहुत ज़्यादा दलदली, तभी यहाँ पे आपको मॉइस्ट डेसिडुअस टाइप, वैसे तो अभी फॉरेस्ट पड़े नहीं है, लेकिन फिर भी मॉइस्ट डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे हमें कई सारे नेशनल पार्क्स भी देखने को मिलते हैं, पता है, जैसे कि आपने दुधवा नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, जो कि कहाँ पे है? जो कि उत्तर प्रदेश में, वो भी आपका यहीं पे ही लोकेटेड है, इस तराई रीजन में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो हमारे इंडिया का पहला नेशनल पार्क है, वो क्रिएटेड इन 1936, वो भी आपको इसी बेल्ट में ही देखने को मिलेगा, जो आपका तराई बेल्ट है। अब होगा क्या कि पानी जो है, अब ये पानी के थ्रू अब थोड़ा सा सैंड का कंटेंट भी कैरी होगा। जो सैंड का कंटेंट मतलब जो बहुत बारीक कंटेंट है, पत्थर तो रुक गए, अब यहाँ पे जो छोटा बारीक कंटेंट है वो अगले बेल्ट में डिपॉजिट होगा, जिसको हम बोलते हैं एलुवियल फ्लड प्लेन, बाढ़ का क्षेत्र। अब इस एलुवियल फ्लड प्लेन्स में सिल्ट डिपॉजिट होगा, है ना, बहुत छोटा छोटा बारीक बारीक एकदम बोल सकते हैं सिल्ट डिपॉजिट होगा, जिसको हम एलुवियम या फिर एलुवियल सॉइल बोलते हैं, जिसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, खादर और भंगर। होता क्या है कि जब ये सिल्ट डिपॉजिट होता है, तो एक तो ये सिल्ट हो गया, और एक इधर वाला सिल्ट हो गया, थोड़ा दूर वाला हो गया। तो यहाँ वाला जो है, जो रिवर के एकदम हम बोल सकते हैं माउथ, नॉट माउथ, एकदम हम बोल सकते हैं कि जो उसका चैनल है, उसी पे, उसी के जस्ट किनारे वो डिपॉजिट हो रहा है।
और एक है कि कभी भाई जैसे मान लेते हैं बाढ़ वगैरह आया तो इधर किनारे डिपॉजिट हो गया, या फिर उसमें क्योंकि ज़्यादा मास है उसका तो वो थोड़ा और ज़्यादा जाके किनारे डेवलप हो गया। तो ये जो एकदम उसके चैनल पे है वो तो हर साल रिन्यू होगा, रिन्यू होता रहेगा। जैसे रिवर फिर से आई, फिर से ये आगे चला गया और इसकी जगह नया आ गया, उसको बोलते हैं खादर। न्यू डिपोजिशन बेटर फर्टिलिटी देन भांगर एंड रिन्यूज एवरी ईयर। और जो दूर डिपॉजिट हो रहा है दैट इज भांगर। ओल्ड डिपोजिशन मोर देखो कैल्सेरियस कंसेंट्रेशन मतलब कंकड़ दोनों में होते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ इसी में, लेकिन ज़्यादा कंसेंट्रेशन इसमें देखने को मिलेगा। तो बेटर फॉर द एग्रीकल्चर कौन हुई? खादर। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? न्यू एलुवियम बोलते हैं, यानी कि नई जलोढ़ बोलते हैं, और इसको पुरानी जलोढ़ बोलते हैं, ओल्ड एलुवियम। बस यही है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स, खत्म हो गया। ये किसके नीचे देखने को मिलता है? शिवालिक के नीचे, है ना। जैसे यहाँ ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय जिसको हिमाद्री बोल रहे थे, लेसर हिमालय और मिडल हिमालय जिसको हिमाचल बोल रहे थे, एंड यहाँ पे शिवालिक, एंड इसके नीचे हमें नॉर्दर्न प्लेन्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, कॉमेंट बताएंगे नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में शिवालिक की जगह कौन ले लेता है? शिवालिक की जगह कौन आ जाता है नॉर्थ ईस्टर्न जगह में? एंड कमेंट में आप ये भी बताएंगे कि जो दून्स हैं, जो कि लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं, वो किन दो पार्ट्स ऑफ हिमालयन रेंज के बीच में लोकेटेड हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स देख लिए, अभी आते हैं कोस्टल प्लेन्स पे, तटीय जो हमारे मैदान हैं। अब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार, उसमें एक पार्ट था डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू का वेस्टर्न बाउंड्री हमने देखा था क्या है? वेस्टर्न घाट है। ईस्टर्न बाउंड्री क्या है? ईस्टर्न घाट है। इसी वेस्टर्न घाट, यहाँ पे जो वेस्टर्न, एक सेकेंड मैं परमानेंट मार्कर से ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है और यहाँ पे जो ईस्टर्न घाट है। अब देखिए मैं ईस्टर्न घाट को कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी ये डिसकॉन्टिन्यूअस हमने पिछले क्या पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पे जो रिवर्स हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ज़्यादातर रिवर्स यहीं पे ईस्ट की तरफ ड्रेन करती हैं। भी आप कमेंट बताएंगे क्यों ज़्यादातर नदियाँ हमारी ईस्ट की तरफ ड्रेन करती हैं, ना कि वेस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ ज़्यादातर हमारी मतलब दो प्रोमिनेंट रिवर की बात करें, नर्मदा, तापी, सिर्फ दो नदियाँ नहीं हैं, और भी हैं जब रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे गोवा में मंडोवी और जुआरी है, ठीक है, यहाँ पे कर्नाटका में शरावती है, लेकिन दो इंपॉर्टेंट है नर्मदा और ताप्ती, क्योंकि वो रिफ्ट वैली में भ्रंश घाटी में बहती है इसलिए। बाकी ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस है जो हमारे वेस्टर्न घाट है। तो ये वेस्टर्न घाट और ये क्या है? अरेबियन सी, अरब सागर है, इसके बीच में ये हम बोल सकते हैं ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में, दैट इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक, ये चीज़ तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंडिया के 9 कोस्टल स्टेट्स हैं और 4 यूटीज़ हैं। जरा बताइए सबसे लंबी लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री किस स्टेट या यूटी की है? केप कैमोरिन भी पढ़ चुके हैं जो इंडिया का सदर्न मोस्ट टिप है, कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। वैसे अगर हम ओवरऑल बात करेंगे तो अंडमान निकोबार का जो इंदिरा पॉइंट है वो होगा सदर्न मोस्ट पॉइंट। अगर मेन लैंड की बात करेंगे तो केप कैमोरिन होगा। अब हमें यहाँ पे याद क्या रखना है? पहले तो हमें ये पढ़ना है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, क्या डिफरेंस है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। जैसे कि रिकॉल करिए कल हम लोगों ने वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में डिफरेंसेस पढ़े थे। क्या डिफरेंस पढ़े थे? ये आपका हाइयर है, ये आपका उतना हाई नहीं है, कम हाई है, लोअर है। इसकी अगर बात करें नॉर्थ से साउथ में इसकी हाइट इंक्रीज होती रहती है वेस्टर्न घाट की। वेस्टर्न घाट जो होते हैं ये कॉन्टिन्यूअस हैं, ये क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस है वेस्टर्न घाट्स। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी थी, ठीक। इसी तरह वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है। ये सबमर्जिंग है, ये एमर्जिंग है। इसका मतलब क्या है? करिए पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो हमारा पूरा ये पेनिनसुलर प्लेट्यू क्रिएट हुआ था। तो हमने देखा था कि किस तरह से ये ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हुआ था रफली 70 और 80 मिलियन ईयर्स एगो पहले, और उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारा जो है वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, जिसकी वजह से जो आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं ये आपका ऐसे मान लो कि सबमर्जिंग है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक फॉल्ट लाइन ऐसे माना था, एक फॉल्ट लाइन क्रिएट हुई थी जिसकी वजह से जो यहाँ का पूरा लैंड मास था वो पानी में डूब गया था, जिसकी वजह से ये हमें सबमर्जिंग अपीयर होते हैं। यहाँ रिवर्स डू नॉट फॉर्म डेल्टा। अभी हम देखेंगे जब ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे, रिवर सिस्टम, तो देखेंगे यहाँ पे जो ईस्ट की तरफ रिवर फ्लो होती हैं तो डेल्टा बनाती हैं, बट यहाँ पर जो रिवर फ्लो होती है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। रीज़न भी इसका ये है, दो रीज़न है। एक तो क्योंकि यहाँ वालों वेस्ट टू ईस्ट जो रिवर फ्लो कर रही है उनका रास्ता लंबा है, दैट इज़ उनका कोर्स लंबा है, जिसकी वजह से बहुत सारा सेडिमेंट ये रास्ते में इकट्ठा करते चलती है और यहाँ पे डिपॉजिट कर देती हैं। यहाँ पे जो रिवर्स फ्लो होती है उनका कोर्स इतना लंबा नहीं है, और है भी जैसे नर्मदा तापी थोड़ा बहुत, तो वो रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, जिसकी वजह से उनको उतना सेडिमेंट मिल नहीं पाता। और ऊपर से यहाँ पे आपका सबमर्जिंग कोस्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई ज़्यादा डिपोजिशन होता नहीं है, ठीक। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स वाइडर है, एमर्जिंग है और
डेल्टा बनाते हैं। ये सबमर्जिंग है और ये एमर्जिंग है। ई से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ई से एमर्जिंग, ये सबमर्जिंग है। ये आपके नैरो हैं और ये आपके वाइड हैं, ये आपके चौड़े हैं। इसी वजह से जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं दे आर मोर सूटेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, बंदरगाह के डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा सूटेबल एज कम्पेयर टू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अगेन क्योंकि ये ज़्यादा वाइड हैं तो यहाँ पे जो शिप्स होते हैं उनको डॉक करने के लिए ढंग का जगह नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये वाइड है और उनको थोड़ा सा डेप्थ चाहिए जो शिप्स होते हैं उनको डॉक करने के लिए। और यहाँ पे जो आपका ये अरेबियन सी वाला पार्ट है ये काफ़ी डीप है एज़ कम्पेयर टू यहाँ जो बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट है, इसलिए यहाँ पे पोर्ट डेवलपमेंट ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई पोर्ट एग्जिस्ट नहीं करता। अभी हम पोर्ट्स भी देखेंगे, यहाँ पे भी है, लेकिन ज़्यादातर जो आपको पोर्ट्स देखने को मिलेंगे वो वेस्टर्न साइड में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे हमें नाम पता होने चाहिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के कि कहाँ पे किस नाम से जाना जाता है, वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स दोनों। तो गुजरात का ये जो ये कच्छ वाला जो रीजन है यहाँ पे इसको हम कच्छ बोलते हैं, कच्छ कोस्टल प्लेन्स। ये काठियावाड़ प्लेन्स, ये आपका पूरा महाराष्ट्र एंड गोवा वाला जो पार्ट है इसको कोंकण कोस्ट बोलते हैं। ये जो कर्नाटका वाला जो कोस्ट है, कर्नाटका वाला जो पार्ट है इसको कन्नड़ कोस्ट बोलते हैं, जो यहाँ पे मार्क्ड नहीं है, देख सकते हैं आप, ये अलग से मार्क किया गया कन्नड़ कोस्ट। ये जो आपका केरल वाला पार्ट है इसको मालाबार तट या फिर मालाबार कोस्ट बोलते हैं। तमिलनाडु और सदर्न आंध्र प्रदेश कोरोमंडल तट, कोरोमंडल कोस्ट। ये आपका आंध्र प्रदेश और सदर्न थोड़ा सा उड़ीसा का पार्ट इसको नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं। एंड उड़ीसा का जो पार्ट है इसको उत्कल प्लेन्स बोलते हैं। एंड वेस्ट बंगाल को बैगा प्लेन के नाम से जानते हैं। तो ये नाम आपको पता होने चाहिए कहाँ से किस नाम से जाना जाता है। अभी आते हैं पोर्ट्स, दैट इज़ बंदरगाह। यहाँ पे हमारे शिप्स वगैरह रुकते हैं। तो टोटल हमारे अगर हम बात करें जितने पोर्ट्स हैं को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मेजर और माइनर। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको मैनेज कर रही है वो मेजर पोर्ट, जिनको स्टेट गवर्नमेंट उनको माइनर पोर्ट। तो मेजर हमारे कितने पोर्ट है, टोटल 13 मेजर पोर्ट हैं। अब इसमें से कौन कौन से हैं, जिसमें अगर हम बात करें ओनरशिप के टर्म्स में तो 12 कम्प्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो ओन्ड है वो 12 है, और एक जो है कॉरपोरेटाइज्ड पोर्ट है, कॉरपोरेट के हाथ में एक तरह से बोल सकते हैं, वो है आपका एन्नोर या फिर कामराज का पोर्ट। अभी देखते हैं एक एक करके। तो सिर्फ हमें पढ़ना है मेजर पोर्ट के बारे में, माइनर पोर्ट के बारे में नहीं पढ़ना है, बिकॉज क्वेश्चन मेजर पोर्ट से आता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेस्टर्न साइड से। गुजरात में है आपका कांडला पोर्ट, जिसको हम दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जानते हैं। ये एक टाइडल पोर्ट है, बिकॉज यहाँ पे जो वाटर लेवल है वो टाइड्स के द्वारा ऊपर नीचे होता है, जहाँ पे ज्वार भाटा, क्योंकि इसका जो माउथ है वो फनल शेप का, इस वजह से यहाँ पे टाइड्स जो है काफ़ी यहाँ पे टाइडल एनर्जी के लिए बहुत ही अच्छी साइट है, क्योंकि यहाँ पे जो टाइड्स के वजह से जो वाटर लेवल होता है वो जल्दी ऊपर नीचे होता है। तो इस वजह से टाइडल एनर्जी के लिए, जनरेशन के लिए भी साइट ये आपकी अच्छी मानी जाती है, और इसी वजह से यहाँ पे जो पोर्ट है वो टाइडल पोर्ट है। नीचे आते हैं महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र में आपको दो पोर्ट देखने को मिलेंगे, एक तो मुंबई और एक JNPT, दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसको कि हम नावा शेवा के नाम से जानते हैं। एंड रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि यहीं पे ही आपका अटल सेतु इनॉग्रेट किया गया था PM मोदी के द्वारा, जो कि हमारा लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। और ये अटल सेतु किसको कनेक्ट करता है, मुंबई में ही, मुंबई का साउथ मुंबई में ही आपका सेवरी है। सेवरी को JNPT दैट इज़ नावा शेवा में आपका पड़ता है चिरले को इनसे कनेक्ट करता है, जो आपका अटल सेतु है, जो कि हमारा लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। ठीक है, अब आते हैं आपका मरमगांव पोर्ट ट्रस्ट, जो कि आपका कहाँ पे है, गोवा में है। कर्नाटका में आते हैं, यहाँ पे भी आपका एक है, दैट इज़ बेंगलुरु या फिर बेंगलोर पोर्ट। यहाँ पे आते हैं केरल में, केरल में एक है कोची, जिसको कि क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जानते हैं, यानी अरब सागर की रानी बोल सकते हैं। तमिलनाडु में तीन पोर्ट्स हैं आपके, एंड इट इज़ दी ओनली स्टेट टू हैव 3 मेजर पोर्ट्स। एक तो है टुटिकॉन, हो सकता है आपसे नॉर्थ से साउथ के ऑर्डर में भी लगाने को आ जाए, तो टिटिकॉन, ठीक है, जिसको वीओ चिदम्बरम पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, चेन्नई पोर्ट, और एन्नोर, जिसको कामराजर पोर्ट के नाम से जानते हैं, जो हमने देखा था ओनली मेजर कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है, कॉर्पोरेट्स के हाथ में। ठीक है, देन आते हैं यहाँ पे, मतलब पूरा कॉर्पोरेट के हाथ में नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे गुजरात में एक मुंद्रा पोर्ट है, तो पूरा ही अडानी जो पोर्ट अडानी ट्रस्ट है उसके हाथ में है, लेकिन ये, और वो माइनर पोर्ट है पहली बात, ठीक है, लेकिन ये पूरा नहीं है, इसमें कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की भी शेयर होल्डिंग है। विशाखापट्टनम की अगर बात करें आंध्र प्रदेश में, एंड इट इज़ द डीपेस्ट लैंड लॉक पोर्ट, यानी कि सबसे गहरा स्थल रुद्ध बंदरगाह है ये। डीपेस्ट लैंड लॉक का मतलब है चारों ओर लैंड से घिरा हुआ एक स्ट्रिप ऑफ लैंड सिर्फ इसको कनेक्ट करती है सी से। ओडिशा में है पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, और इसके रिगार्डिंग करंट अफेयर्स में भी पढ़ा था रिसेंटली कि ये लार्जेस्ट पोर्ट है बाई अमाउंट ऑफ कार्गो हैंडल्ड। कितना कार्गो हैंडल करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा, पहले तो ये था कांडला नंबर 1 पे, बट अभी पारादीप पोर्ट ट्रस्ट हो गया जो उड़ीसा का है, सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्गो को हैंडल करने के टर्म्स में।
अभी आते हैं वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे 2 पोर्ट पढ़ने, तो कोलकाता एंड एक है आपका हल्दिया। ठीक है, हल्दिया पोर्ट को ही डायमंड हार्बर के नाम से जानते हैं। ठीक है, डायमंड हार्बर। और ये जो आपका कोलकाता पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट यहाँ पे है, ये एक रिवराइन पोर्ट है। रिवराइन पोर्ट का मतलब है ये है कि ये जो एक्चुअल में यहाँ पे गंगा रिवर है, जब हम पढ़ेंगे, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है जिसका नाम है फरक्का नाम की जगह है वेस्ट बंगाल में, वहाँ से इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी निकल के आती है जिसको बोलते हैं हुगली। तो हुगली के शोर पे, फिर हुगली के माउथ पे लोकेटेड है ये। देख सकते हैं ये जो कोलकाता एकदम ऐसे नहीं कि एकदम यहाँ पे लोकेटेड है एकदम कोस्ट पे, ये अंदर लोकेटेड है। क्यों? क्योंकि ये हुगली रिवर के शोर पे लोकेटेड है, इसलिए एक रिवराइन पोर्ट है ये। ऑल्सो नोन एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट एंड इट इज़ द ओल्डेस्ट पोर्ट। नहीं लिखा है क्या? हाँ लिखा है। ठीक है, डेवलप्ड बाई, इट इज़ द ओल्डेस्ट पोर्ट डेवलप्ड बाई ब्रिटिशर्स इन 1870s। तो सबसे जो पुराना पोर्ट है वो आपका वेस्ट बंगाल पोर्ट है। ये भी हमारा ख़त्म होता है यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, और जो मरमगांव पोर्ट है ये आपकी जो जुआरी रिवर है उसकी ईस्चुरी पे लोकेटेड है। ठीक है, उसकी ईस्चुरी समझेंगे हम जब ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे। माइनर अगर पूछ ले कितने पोर्ट हैं तो 200 मार्क करेंगे। वैसे एक कोई फिक्स नंबर तो नहीं है, लेकिन एसएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था और उसमें जो ऑप्शन दिया था सही माना था, दैट वाज 200। दीज आर ओन्ड बाई द स्टेट गवर्नमेंट, यानी ओनरशिप स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है। अभी आते हैं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये जो डेजर्ट है यहाँ पे आई थिंक मैप पे तो नहीं लोकेटेड है, चलो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये आपको पता है यहाँ पे आपकी अरावलीज़ हैं। ठीक है, इस तरह से अरावलीज़ रन होती है, हमने पढ़ा था इस तरह से अरावलीज़ रन होती है यहाँ तक, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड पार्ट्स ऑफ दिल्ली। इसके वेस्टर्न साइड पे यहाँ पे कुछ इस तरह से लोकेटेड है, कुछ इस तरह से लोकेटेड है आपका क्या, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको कि हम थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ये पाकिस्तान और इंडिया में आता है। और इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स में? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड पार्ट्स ऑफ पंजाब। तो इन स्टेट्स में फैला हुआ है थार डेजर्ट, जिसको हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जानते हैं। इट इज़ सीन इन दी नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली। ये आपको जब मैं मानसून पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि क्यों ये अरावली के जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड में पूरा डेजर्ट पड़ा हुआ है। लो रेनफॉल है, सॉरी लेस देन होगा ये। ठीक है, लेस देन कितना? लेस देन आप ये मान के चलो कि 50 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, यानी 500 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल भी आप इसको कर सकते हैं। लेस देन 500 मिलीमीटर पर ईयर। ठीक है, यानी लेस देन 50 सेंटीमीटर पर ईयर यहाँ पे रेनफॉल होती है। इसको हम मरुस्थली के नाम से जानते हैं। मोस्ट रिवर्स आर एफिमरल इन नेचर। यहाँ पे एफिमरल का मतलब है सूख जाती हैं गर्मी के सीज़न में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे कौन कौन सी, बानस पढ़ेंगे, लूनी पढ़ेंगे, माही पढ़ेंगे। ये सब रिवर जो है डेजर्ट में। जैसे लूनी की अगर बात करें तो ये आपका जो यहाँ पे जो डेजर्ट है, ठीक है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ, यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है लूनी। ठीक है, समुद्र तक मिल ही नहीं पाती है। यहाँ पे हमें कुछ फीचर्स देखने को मिलेंगे जैसे बर्चिन्स, सीफ। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब हम लोगों ने लैंडफॉर्म वाला चैप्टर देखा था वहाँ पे पिक्चर लगी नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पे आप देख लीजिए। ये हमारे सैंड ड्यून्स के टाइप हैं। जब हवा चलती है तो इस तरह से सैंड डिपॉजिट हो जाती है डेजर्ट्स में, जिसमें दो इस तरह से विंग्स हमें देखने को मिलते हैं, उसको बर्चिन बोलते हैं। और जहाँ पे एक साइडेड ही होता है, एक साइड मिसिंग होता है, उसको सीफ बोलते हैं। ठीक है, मशरूम रॉक मैं आपको दिखा चुका था किस तरह से ऐसे ऐसे फॉर्म होती है। और पेडिस्ट्रियल रॉक भी यहीं पे आपको देखने को मिलती है, जो कि किस तरह के फीचर्स हैं, ये इरोजनल फीचर्स हैं, इरोजनल लैंड फॉर्म्स है। वहीं ये कैसा है, ये फॉर्म्स ऑफ सैंड ड्यून्स हैं, तो ये डिपोजिशनल फीचर होता है। ओएसिस भी आपको यहीं पे देखने को मिलता है। ओएसिस होता क्या होता है, तो डेजर्ट में, रेगिस्तान में कहीं भी थोड़ा सा अगर पानी हो गया तो वहाँ पे हल्का सा ग्रीन पार्ट हो जाएगा, पाम ट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसी पर्टिकुलर पार्ट को बोलते हैं ओएसिस। ठीक है, और यहीं पे हमें क्या देखने को मिलता है, पेडी प्लेन। मैंने आपको पढ़ाया था पेडी प्लेन, जो कि अगेन इरोजनल फीचर होता है। प्लेन क्रिएट होता है ड्यू टू इरोजन। पेनी प्लेन किसकी वजह से क्रिएट होता है, पानी की वजह से, यानी कि रिवर का लैंडफॉर्म है पेनी प्लेन। पेडी प्लेन आपका ये विंड का लैंडफॉर्म है। और जो विंड के द्वारा लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं वो डेजर्ट में ही क्रिएट होते हैं, जिनको कि हम एओलियन लैंडफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो ये डेजर्ट वाला भी ग्रेट इंडियन डेजर्ट यहाँ पे होता है हमारा ख़त्म। अभी आएंगे हम ग्रुप ऑफ आइलैंड्स पे। ठीक है, और एक चीज़ आई थिंक ये छूट गया क्या, फॉर्मेशन ऑफ कयाल्स। मतलब ये कयाल बैक वाटर जो है यहाँ पे बनते हैं आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जाता है। जैसे कि आपका एक पुन्नामाडा कयाल है, कहाँ पे, केरल में। यहाँ पे नेहरू ट्रॉफी भी होती है जिसको बोट रेस बोलते हैं। वैसे और भी यहाँ पे आपके बैक वाटर्स हैं। ठीक है, केरल में जो आपके ये, एक सेकेंड, केरल में जो आपके ये बैक वाटर्स हैं इनको हम कयाल्स के नाम से जानते हैं। लिखे हैं कि नहीं, ये लिखे हैं। ठीक है, तो इनको हम कयाल्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपको और आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे अष्टमुड़ी लेक, अष्टमुड़ी लेक।
ठीक है। वेम्बोनद लेक, ये वैसे तो हम लेक वाला अलग से देखेंगे क्लास, उस मतलब लेक वाला अलग से पूरा माइंड मैप देखेंगे, वहाँ पे सारे जो लेक्स हैं उनको लोकेट करेंगे। जैसे पुलिकट लेक है आपको यहाँ पे तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में, कोलेरू लेक है आंध्र प्रदेश में, तो सारे हम लोकेट करेंगे। तो अष्टमुडी वेम्बोनाथ लेक ये आपके केरल में, और ये भी एक टाइप के बैक वाटर्स भी हैं जो, और केरल में बैक वाटर्स को हम कयाल्स के नाम से जानते हैं। अभी आते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड, आखिरी फिजियोग्राफिक डिवीजन है, आखिरी हमारा भौगोलिक क्षेत्र है। तो अगर हम बात करें ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को, तो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो वो जो अरेबियन सी में लोकेटेड है, और एक वो जो बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। जो अरेबियन सी यानी अरब सागर में लोकेटेड है उनको लक्षद्वीप बोलते हैं, और जो बंगाल की खाड़ी में लोकेटेड है उनको हम अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड से। टोटल 36, अब ग्रुप ऑफ आइलैंड में बार बार बोल रहा हूँ, या फिर मैं इसकी जगह आर्किपेलागो वर्ड को भी यूज़ कर सकता हूँ, तो इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो यहाँ पे टोटल 36 आइलैंड है जिनका ग्रुप मिलकर लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड बनाता है। इसमें से जो लार्जेस्ट है, जो सबसे बड़ा, दैट इज़ एंड्रॉट। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, लोकेट करो जरा वीडियो को पॉज करके। तो ये है कावारट्टी जो इसकी कैपिटल सिटी है, एंड दिस इज एंड्रॉट आइलैंड जो इसका लार्जेस्ट आइलैंड है, ठीक है। एंड लक्षद्वीप में ही, क्योंकि न्यूज़ में रहता है ये, क्यों न्यूज़ में था, बिकॉज यहाँ पे इंडिया नेवल बेसिस बिल्ड कर रहा है, और यहाँ पे हमने नेवल बेस बिल्ड किया है। ये जो आपको मिनी कॉय दिख रहा है, कावारट्टी तो इसकी कैपिटल है, और ये मतलब लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है, इससे ही काफ़ी दूर है मिनी कॉय, ये भी लक्षद्वीप का ही पार्ट है। यहीं पे ही हम नेवल बेस कौन सा बिल्ड करने वाले हैं, यहीं पे हम बिल्ड करने वाले हैं INS जटायु, ठीक है। इंडियन नेवल शिप जटायु को कमीशन करने वाले हैं, और यहाँ पे नेवल बेस बिल्ड करेंगे मिनी कॉय में। क्यों बिल्ड करेंगे, बिकॉज आपको पता है इसी के साउथ में एक कौन सी कंट्री लोकेटेड है, मालदीव्स, और उसके हरकतें तो आपको पता ही हैं, चाइना के साथ कितना उसका दोस्ती चलता है, और उसके हरकतें भी हमने देखी थी कि यहाँ से इंडियन आर्म फोर्सेस को हटा लो और ये सारी चीज़ें, तो उसके साथ हमारे अच्छे रिलेशन नहीं है इसीलिए, क्योंकि वहाँ पे चाइना का ग्रोइंग प्रेजेंस है, इसीलिए यहाँ पे हम नेवल बेस डेवलप कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितना दूर है ये लक्षद्वीप से, लेकिन है इंडिया का पार्ट ही। अब ये आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि क्या है जो हमारे पूरे लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड को मिनी कॉय से अलग करता है, तो ये 9 डिग्री चैनल है। ये है क्या 9 डिग्री चैनल, ये एक 9 डिग्री लैटिट्यूड है, अक्षांश है, उसी को हम 9 डिग्री चैनल बोल देते हैं। इसी तरह 8 डिग्री चैनल देखने को मिलेगा। ये 8 डिग्री चैनल मिनी कॉय को मालदीव से अलग करता है। मिनी कॉय को किससे अलग करता है, मालदीव से अलग करेगा ये। यहाँ पे जो मालदीव्स है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये मालदीव्स है जिसकी कैपिटल क्या है, माले है, और जिसका प्रेसिडेंट कौन है अभी, मोहम्मद मुइज़्ज़ू है। तो 8 डिग्री जो चैनल है वो किसको अलग करता है, मिनी कॉय को मालदीव, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ 8 डिग्री चैनल एंटायर ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स को मालदीव से अलग करता है, या फिर मिनी कॉय को मालदीव, कुछ भी मैं बोल सकता हूँ। तो ये दो चीज़ याद होनी चाहिए। 9 डिग्री किसको अलग करता है, लक्षद्वीप को मिनी कॉय से, ठीक है, और 8 डिग्री मिनी कॉय को मालदीव से अलग करता है। क्लियर हो गई इतनी चीज़। अभी आते हैं अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स पे। इससे इतना ही क्वेश्चन पूछेगा लक्षद्वीप से। और ये जो ट्राइब लिखी है ये एरर है, गलती से यहाँ पे लिख गई शॉम्पेन और निकोबारीज, ये आपकी अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड की ट्राइब्स हैं। अभी आते हैं अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड जो कि बे ऑफ बंगाल पे लोकेटेड है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ पे लक्षद्वीप अभी हमने पढ़ा, और यहाँ पे हमारे क्या अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अब अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड टोटल 572 आइलैंड से मिलकर बने, यानी कि बहुत ज़्यादा आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और ध्यान रखना कि जो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं, ये एक्चुअल में जो अराकान योमा हिल्स हैं, अराकान योमा की जो पहाड़ियाँ हैं उन्हीं का ही एक्सटेंशन है। मतलब ये है सर, कहाँ गया मैप, मतलब ये है कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरह से यहाँ पे हिमालयाज़ हैं, देन यहाँ पे सिंटैक्सियल बेंडिंग होती है नामचा बरवा में, ये है पूर्वांचल हिल्स, और ये पूर्वांचल हिल्स ही एक्सटेंड करती हैं, तो हिमालयाज़ ही ना। यहाँ पे म्यांमार में आती हैं, म्यांमार में अराकान योमा के नाम से जानी जाती हैं, यहाँ पे दिखती नहीं, गायब हो जाती हैं समुद्र के अंदर, यहाँ से फिर से वही दिखती हैं। तो ये एक्चुअल में अराकान योमा हिल्स का ही एक्सटेंशन है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। बट दैट डजंट मीन कि यहाँ पे आपको कोरल डिपॉजिट्स नहीं देखने को मिलेंगे। कोरल डिपॉजिट्स तो यहाँ पे ये आपके ऑलमोस्ट एंटायरली लक्षद्वीप जो हैं वो कोरल से ही बने हुए हैं। ये अगर बात करें अंडमान निकोबार, ये अराकान योमा हिल्स का एक्सटेंशन तो है ही है, साथ साथ कोरल्स का फॉर्मेशन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि लक्षद्वीप से ज़्यादा ही कोरल्स हैं। CDS में एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो अंडमान निकोबार में ज़्यादा एरिया है कोरल्स का, भले वो अराकान योमा हिल्स का एक्सटेंशन है। इतनी चीज़ आपको हो सकता है क्लियर ही होगी, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए।
तो ये चीज़ क्लियर है। और ये जो हम पूरा अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड पढ़ते हैं ना, इसको हम अंडमान अलग ग्रुप ऑफ आइलैंड है और निकोबार अलग ग्रुप ऑफ आइलैंड है। अंडमान ऊपर है, निकोबार नीचे है। ये आपके डिवाइडेड है कुछ इस तरह से है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। तो यानी कि ऊपर के 4 हैं अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड और नीचे के 3 हैं निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि इन अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड को निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड से कौन अलग करता है। तो इट इज़ 10 डिग्री चैनल, यानी कि 10 डिग्री का जो अक्षांश है दैट इज़ लैटिट्यूड है, वो अलग करता है। फिर और क्या क्वेश्चन पूछता है कि इसमें हाईएस्ट पीक क्या है, सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो ये सैडल पीक है इसका नाम। और कहाँ पे लोकेटेड है, अंडमान निकोबार में तो है ही है, लेकिन किस आइलैंड में अंडमान निकोबार के, तो नॉर्थ अंडमान में है। हाइट इसकी 738 मीटर है। ठीक है, हमारी हाईएस्ट पीक क्या है, इंडिया की कंचनजंगा है, उसकी हाइट कितनी है 8586 मीटर्स। हाईएस्ट पीक साउथ इंडिया की अनाईमोडी है, कितनी है 2695। और सतपुरा की हाईएस्ट पीक क्या है, जरा कमेंट में बताएंगे और उसकी हाइट बताएंगे जो मैंने आपको कल बताई थी। वो उसी तरह हमारा यहाँ पे जो अंडमान निकोबार है उसका सैडल पीक है, हाइट उसकी 738 मीटर है। फिर आपसे पूछेगा और भी हैं, जैसे इसकी सेकंड हाईएस्ट पीक है माउंट थूलियर है जो ग्रेट निकोबार में है। इसी तरह थर्ड हाईएस्ट पीक है माउंट दियावोलो जो मिडिल अंडमान में, और साउथ अंडमान में आपकी माउंट कोयोब है। फर्स्ट हाईएस्ट पीक एकदम सबसे ऊपर और सेकंड हाईएस्ट पीक सबसे नीचे। आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि ये ढंग से याद ना हो जाए। आई अगेन रिपीट, ये आपको ज़्यादा फोकस अभी मत करिए, ये अच्छे से याद करिए। अगर याद नहीं हुई तो जब ये याद हो जाए तभी इस पर फोकस करिएगा। ठीक है, अभी अगर बात करें कि इसकी जो कैपिटल अंडमान निकोबार की वो क्या है और वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो दैट इज़ पोर्ट ब्लेयर। और वो कहाँ पे लोकेटेड है, साउथ अंडमान में लोकेटेड है, इसकी जो कैपिटल है। अब इंडिया में सिर्फ 2 ही वोल्केनो है, एक तो बैरन और दूसरा नारकोंडम। बैरन आपका एक एक्टिव वोल्केनो है, यानी इसमें लावा का इरप्शन यूजुअली होता रहता है, और नारकोंडम डॉर्मेंट है, नहीं कि बहुत सालों से नहीं हुआ है लेकिन होने के चांसेस हैं। और एक तीसरा टाइप ऑफ वोल्केनो होता है एक्सटिंक्ट, जिसमें कि ना तो बहुत सालों से हुआ ना ही होगा, वो ख़त्म है अब। तो बैरन है आपका मिडिल और साउथ के बीच में, और जो नारकोंडम है वो नॉर्थ अंडमान के साइड में, नॉर्थ अंडमान के ईस्टर्न साइड में है। ठीक है, थोड़ा सा लोकेशन आपको पता होना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एंड दैट क्वेश्चन इज कि साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से कौन अलग करता है, तो दैट इज डंकन पैसेज। साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग कर रहा है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना 10 डिग्री चैनल है, बट फिर भी साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग कर रहा है डंकन पैसेज। और एंटायर ग्रुप ऑफ अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल, या फिर मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ कि 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग कर रहा है। ठीक है, अब इसमें जो चीज़ें लिखी हुई वो पढ़ लेते हैं। लार्जेस्ट यहाँ पे ग्रेट निकोबार है, ये जो ग्रेट निकोबार है ये सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है, जैसे कि वहाँ पे एंड्रॉट आइलैंड था लक्षद्वीप के केस में। यहाँ पे आपको कुछ ट्राइब्स यानी कि जनजाति देखने को मिलेंगे, जैसे अंडमान में अगर बात करूँ तो नॉर्थ अंडमानीज ट्राइब, जरावा वंश नहीं है ये, ओंगे ट्राइब है। ठीक है, ओंगे ट्राइब है ये आपकी, सेंथलीस, ये आपको कहाँ पे, ये आपकी नेग्रिटो ग्रुप की ट्राइब्स हैं। इसी तरह ही निकोबार में आपकी कुछ ट्राइब है, जैसे कि निकोबारीज एंड शॉम्पेन। ये जो शॉम्पेन ट्राइब है जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड की ट्राइब है, ये अभी न्यूज़ में थी, हम लोगों ने देखा था कि ये एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है जिसने सबसे पहली बार लोकसभा इलेक्शंस में वोट डाले हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है शॉम्पेन ट्राइब। ये लक्षद्वीप की नहीं है, ये अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में निकोबार में ही पड़ती है, देखने को मिलती है ट्राइब, शॉम्पेन ट्राइब। तो ये आप नहीं भूलेंगे। एंड कुछ यहाँ पे आइलैंड्स का रीनेमिंग हुआ था, जैसे रॉस आइलैंड का नाम रखा गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, नील आइलैंड का नाम रखा गया था शहीद द्वीप, और हैवेलॉक आइलैंड का नाम रखा गया था स्वराज द्वीप। यहाँ पे कुछ और आइलैंड भी हम देख लेते हैं, जैसे कि हमने अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड देखा, कुछ और आइलैंड देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे सर क्रीक आइलैंड है, यहाँ पे इंडस रिवर आती है, सिंधु नदी, और उसी की वजह से यहाँ पे एक थोड़ा सा आइलैंड डेवलप हो जाता है सैंड के डिपोजिशन की वजह से, जिसको हम बोलते हैं सर क्रीक। ये डिस्प्यूटेड है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। यहाँ पे आलिया बेट आइलैंड देखने को मिलते हैं। ये जो आपका, ये तो हो गया आपका गल्फ ऑफ कच्छ, और ये हो गया आपका गल्फ ऑफ खम्बाट या फिर गल्फ ऑफ कैम्बे, आलिया बेट आइलैंड। देन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में पंबन द्वीप या फिर पंबन आइलैंड, है ना, पंबन आइलैंड है यहाँ पे। ठीक है, आइलैंड होता क्या है, आइलैंड वो होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ये होप सबको पता होगा। पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुला जैसे ये पेनिनसुला है तो ये 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे वो इंडियन ओशन वाला पूरा पार्ट। ठीक है, आइलैंड क्या होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। कच्चातीवो आइलैंड, ये न्यूज़ में था इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में डिस्प्यूटेड है। इंदिरा गांधी ने इसमें एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसको लेके अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने एलिगेशन लगाया था कि भाई कच्चातीवो आइलैंड को दे दिया श्रीलंका को। तो ये ध्यान रखना, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, इस वजह से न्यूज़ में रहता है। और इंडिया और श्रीलंका को कौन सा स्ट्रेट जल डमरूमद अलग करता है, कॉमेंट में आप बताएंगे। यहाँ पे आपका चांदीपुर उड़ीसा में APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जो पहले होता था व्हीलर आइलैंड,
यहीं पे आपका इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, जहाँ से आपकी सारी जो भी मिसाइल्स होती हैं, आप सुनते हो कि अग्नि, आकाश, ये सब इनकी टेस्टिंग कहाँ से होती है, इसी पर्टिकुलर आइलैंड से होती है। बिकॉज इनकी हेल्प से ही सेटअप किया गया था एपीजे अब्दुल कलाम जी। उस समय बीजेडी, दैट इज़ बीजू जनता दल, जो अभी भी सरकार में है यहाँ पे उड़ीसा में, उन अभी करेंटली सीएम है नवीन पटनायक, उनके फादर थे बीजू पटनायक। तो उन्होंने एक्चुअल में इनको परमिशन एक तरह से दिया था, बिकॉज बहुत लोगों ने मना कर दिया था कि यहाँ पे सेटअप नहीं करना चाहिए, बट अब्दुल कलाम वाज इन फेवर कि यहाँ पे सेटअप होना चाहिए। और इसीलिए जो है, और ये इसके पीछे की स्टोरी भी है, बीजू पटनायक जी ने बोला था कि अगर हम तुम्हें तभी लैंड देंगे अगर एक ऐसी मिसाइल डेवलप करोगे जो सीधे चाइना में एकदम मार करेगी। तो उन्होंने प्रॉमिस भी किया था, और इसी वजह से फिर जब डेवलप किया था अब्दुल कलाम जी ने, तो उनकी डेथ हो चुकी थी बीजू पटनायक जी की। और जब अब्दुल कलाम जी की डेथ हुई तो नवीन पटनायक जी ने इनके नाम पे व्हीलर द्वीप जो पहले होता था, इनके नाम मतलब वो चेंज करके अब्दुल कलाम जी के नाम पे कर दिया उसका नाम। ठीक है, खैर न्यू मुरे आइलैंड यहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये थोड़ा सा डिस्प्यूट में रहता है, न्यू मुरे आइलैंड। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर होता है ख़त्म। कैसा लगा लेक्चर? ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करोगे कि नहीं करोगे? चलो, ज़बरदस्ती तो करवा नहीं सकते हैं, मन हो तो कर देना, ना मन हो तो मत करना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर। बाकी रिवाइज़ ज़रूर कर लेना, लाइक शेयर ज़रूरी नहीं है, रिवाइज़ करते रहना पुराने लेक्चर्स को, ऐसा नहीं कि भूलते चले जा रहे हैं आराम से ना। ठीक है, थैंक यू।